वेलकम टू सीखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्राकृतिक संकट और आपदा, जो कि भूगोल का चैप्टर है। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया हूं और आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दिया हूं, आप उसको देख सकते हैं। तो आते हैं पार्ट 2। इसमें ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो बिल्कुल पहले देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें हर नोट्स जो है, हर जो मिडिल क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं, है ना। तो इसके पहले मैं यहाँ तक बता दिया था। इसके बाद आते हैं भारत में बनाए गए कृत्रिम जलाशयों के नाम। तो देखिए, भारत में जो कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं उसका नाम है गोविंद सागर, सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर, कृष्ण सागर और पंत सागर। देखिए, केवल यही नहीं, बहुत सारे जलाशय बनाए गए हैं, लेकिन कुछ सागर का जो आपके किताबों में दिया था उसे मैं कवर किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है चीन का शोक किस नदी को माना जाता है। तो देखिए, चीन का शोक जो है ना, होंगहो नदी को माना जाता है। आप उसको होंगो पढ़ना है, ठीक है। होंगहो नदी को चीन का शोक माना जाता है। होंगहो नदी के दोनों ओर कितने लंबी दूरी का तटबंध बनाया गया। देखिए, होंगहो नदी में है लगभग 5,500 किलोमीटर तक का जो है ना तटबंध बनाया गया। नेक्स्ट आते बिहार का कोसी नदी का तटबंध कब और कहाँ टूट गया था। देखिए, एक बार जो है ना, एक बार नहीं बहुत बार उसमें बाढ़ आने के बाद टूटा, लेकिन एक बार तटबंध टूट गया था। तो लगभग ये 18 अगस्त 2008 को नेपाल के कुसहा नामक गांव के पास कोसी नदी का बना तटबंध जो है टूट गया था। और ये ऐसा वैसा नहीं, इसमें जो है ना बहुत सारा नुकसान होता है। बाढ़ से होने वाले दुष्परिणामों को लिखें। देखिए, बाढ़ से तो बहुत दुष्परिणाम होता है, जैसे जीवन का नुकसान, बीमारी में वृद्धि, मूल्य वृद्धि, आर्थिक नुकसान, पर्यावरण का विनाश, बुनियादी ढांचों और संपत्ति के नुकसान, पौधों और वन्य जीवन का नुकसान, जलमार्ग और दूषित आवास, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होना। तो बहुत सारे नुकसान हैं। आप उसको जितना आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, मैंने इतना लिख दिया हूँ। नेक्स्ट है बाढ़ से बचाव के कुछ उपाय लिखे। देखिए, बाढ़ से बचाव का भी कुछ उपाय है, जैसे देखिए नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना, बांध का निर्माण करना, वनीकरण जिसको वृक्षारोपण कहते हैं, जल ग्रहण, है ना, क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण। देखिए, जल जो मतलब जो है ना, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ जाता है, जल आ जाता है, या फिर ये बाढ़ के कारण से पानी जो चढ़ जाता है ऊपर, तो वहाँ पर जो है ना कम से कम उसका जो जमाव है उसको उस पर नियंत्रण करना, है ना। कहीं पर जो है ना बह के पानी आता है तो वहाँ पर जम जाता है बहुत सारा पानी, है ना। तो उसको जो है जहाँ जमाव होता है उस पर नियंत्रण करना। और पांचवा है सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना। ये सारे चीज़ जो है ना बाढ़ से बचाव के उपाय है। नेक्स्ट है बाढ़ से होने वाले लाभ को लिखे। देखिए, बाढ़ से लाभ भी होता है, तो बहुत सारा तो लाभ नहीं है, लेकिन कुछ लाभ है। जैसे देखिए, पहला है कि बाढ़ का पानी पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी को मैदानों की तरफ लाता है, ये पहला लाभ हो गया। दूसरा है बाढ़ से कृषि भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है। और तीसरा है कि बाढ़ से मिट्टी के आवश्यक तत्वों को फिर से भरने में सहायता मिलती है। मतलब बाढ़ से जो है ये सब जो है लाभ है। चौथा है बाढ़ से धरती की नमी अच्छी हो जाती है और अगली फसल अच्छी होती है। मतलब बाढ़ से कुछ लाभ भी है। अगर लाभ कह दे लिखने के लिए तो आप उसको लिख सकते हैं। सप्तकोसी नदी किसे कहते हैं। तो देखिए, कोसी नदी का ही नाम सप्तकोसी। अब क्यों नाम है सप्तकोसी, ये देखिए। सप्तकोसी को कोसी क्यों कहते हैं। देखिए, कोसी यह जो ये होता है, जो कोसी नदी है, क्योंकि यह 7 नदियों के संगम से बनी है। अब वो कौन कौन से नदी है, एग्जाम में पूछ देते हैं कि कोसी जो 7 नदियों के सप्तकोसी भी कहते हैं, कौन कौन से नदी उसमें मिला है। तो देखिए, उसमें नाम है सन कोसी, तमा कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती, है ना, लिखू, अरुण, तमार। ये सब 7 जो नदी है, ये 7 मिलकर उसमें मिल जाते हैं, तब कोसी नदी में उफान आ जाता है। ये सभी नदी मिलने के बाद ये सप्तकोसी कहलाता है। बाढ़ के बाद कौन कौन सा प्रबंध करना चाहिए। देखिए, बाढ़ अगर मतलब आ जाए तो कौन कौन सा प्रबंध करना है। सबसे पहले कि बचाव कार्य कौन सा, तो सबसे पहले खुद का बचाव कार्य करना चाहिए, जीव जंतु जानमाल का, है ना, बचाव करना चाहिए। दूसरा है पानी के पीने के पानी को सप्लाई, जो सबसे बड़ा चीज़ है। अब बाढ़ में न पानी का जो है बहुत समस्या हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले पीने का जो पानी उसका सप्लाई, आश्रय गृहों का निर्माण, खाद्य सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण, डीडीटी का छिड़काव, है ना, डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरेथेन का जो छिड़काव करना चाहिए।
और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव इत्यादि। ये सब सारी चीज़ें ना ये बचाव क्या है, बाढ़ के बाद का उपाय करना चाहिए। भारत में किन क्षेत्रों में अधिक सूखा पड़ता है? देखिए राजस्थान, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना इत्यादि क्षेत्रों में ये सब जो है भारत का जो वो सब जो है सूखा पड़ता है ज़्यादा, मतलब बाढ़ नहीं है, सूखा के बारे में पढ़ रहे हैं आप। इसके बाद सूखा के दुष्परिणाम क्या, सूखा का क्या दुष्परिणाम है? तो देखिए सूखा का भी कुछ दुष्परिणाम है, जैसे इसमें देखिए फसल खराब होने से मनुष्यों और पशुओं के लिए खाद्यान्न की कमी, पहला वनों का ह्रास, स्वास्थ्य एवं कुपोषण जैसी समस्याओं में वृद्धि। तो ये सब सूखा, अगर मान लीजिए बाढ़ आया तो उससे समस्या, सूखा से भी दुष्परिणाम सूखा का है कि लगभग मतलब पूरा का पूरा जो अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन किसका, तो पशु का, और पशु के साथ साथ में मनुष्य का, और सारी फसल भी, जिसके कारण बहुत सारे दुष्परिणाम ही क्या है समझिए कि मौत का जाल बिछ जाता है। नेक्स्ट है सूखे से बचाव के कुछ उपाय। अगर सूखा से उपाय की बात करें तो वर्षा का जल संचयन, सबसे पहले जो वर्षा का जल होता है बहुत संचयन नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ उपाय अगर उपयोग करना है तो जो कुछ उपयोग होने वाले जल से, अगर वर्षा के जल से अगर उपयोग हो सके तो उसी से करना चाहिए। पानी का पुनः उपयोग, वनों की कटाई को नियंत्रण करना, अधिक पौधों और पेड़ों को बढ़ाना, पानी की समग्र बर्बादी को रोकना, पौधारोपण, है ना, बहुत कोई क्या पौधारोपण पर ध्यान नहीं देते हैं, सूखा रोधी फसलों की कृषि, है ना, सिंचाई के तरीके में परिवर्तन, भंडारण बांधों का निर्माण, ये सब सारे उपाय जो है वह किसके, तो सूखा से बचाव के उपाय है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, है ना, कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच स्थित है, उष्ण कटिबंध। देखिए पृथ्वी अगर देखा जाए तो उसको ऊपर और नीचे वाला दो पार्ट को हटाने के बाद जो बीच का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात जो नाम था सियालीन, जो आया था अक्टूबर 2013 में, इसमें जो है हुदहुद, है ना, और 2014 में भी आया था हुदहुद, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए क्रम से। ओडिशा और आंध्र प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में काफ़ी विध्वंस हुआ। इस दौरान भारी वर्षा हुई और बहुत तेज हवा लगभग 200 किलोमीटर पर आवर से अधिक चली थी। तो ये भी नोट्स इसलिए किसका प्रश्न नहीं बना था, लेकिन हाँ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चक्रवात से बचाव का उपाय, देखिए चक्रवात कभी आता है तो उससे उपाय क्या है, तो सभी दरवाजे और खिड़कियां को बंद रखें, बिजली के मेन स्विच बंद कर दें, तूफान के दौरान घर से बाहर ना निकलें इत्यादि। और भी उपाय आप लोग अब बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। भूस्खलन के दुष्परिणामों को लिखें, तो देखिए भूस्खलन का स्थानीय बस्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, इसका क्या दुष्परिणाम, सबसे पहले तो स्थानीय जो है वहाँ का बहुत क्षति पहुंचाता है तथा जान माल की हानि भी हो सकती है। दूसरा, नदियों का मार्ग बदल जाता है और मार्ग अवरुद्ध होने से बाढ़ भी आ सकती है, विकास का कार्य प्रभावित होता है ना। ये सब सारे जो है किसका, भूस्खलन का दुष्परिणाम है। भूस्खलन के बचाव के उपाय, देखिए भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं करना चाहिए। बहुत को क्या भूस्खलन मतलब जमीन खिसक जाना, जमीन का हट जाना, है ना, तो वहाँ पर निर्माण नहीं करना चाहिए। वृक्षारोपण करना एवं वनों की अत्यधिक कटाई पर रोक लगाना, है ना, जल निकासी नियंत्रण के उपायों को अपनाना इत्यादि। ये सारे जो है ना भूस्खलन, जहाँ ये सब भूस्खलन का उपाय है ना, बचाव के उपाय सॉरी। अगला है भूकंप एवं सुनामी। भारत में भूकंप का प्रमुख कारण क्या है, भारत में जो भूकंप आता है इसका प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए इंडियन प्लेट और यूरेशियन मतलब एशिया और यूरोप वाला जो प्लेट है उसका क्या है, पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया। उसमें अगर थोड़ा सा टकराव के साथ नहीं, थोड़ा सा उसमें अगर क्रिया प्रतिक्रिया होता है तो वो मेन रीजन है भारत में भूकंप का। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष कितना सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में घिसकता है ना। अगर देखा जाए तो प्रत्येक अगर साल देखा जाए तो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक वो खिसकता है। नाभि किसे कहते हैं, देखिए पृथ्वी की सतह के नीचे कम या अधिक गहराई पर जहां हलचल प्रारंभ होती है उसे भूकंप का नाभि। देखिए जहां पर जैसे मान लीजिए जो केंद्र रहा, सबसे नीचे का पार्ट जहां हलचल स्टार्ट हुआ उसको नाभि कहते हैं। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, जहां भूकंप आता है उसके ऊपर का क्षेत्र। अगला है प्राथमिक और द्वितीयक तरंग किसे कहते हैं, तो एक सेकेंड में 8 किलोमीटर
तक दूरी तय करने वाली तरंगों को प्राथमिक तथा धीमी तरंग द्वितीयक तरंगे कहलाती। देखिए एक सेकंड में 8 किलोमीटर तक जो दूरी तय करने वाले जो तरंग होता है उसको प्राथमिक तथा धीमी गति से चलने वाली तरंगों को द्वितीय, मतलब जो धीमी गति से चलता है उसको द्वितीयक तरंग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है लव तरंगे किसे कहते हैं। देखिए लव तरंगे भी होती है, ठीक है। तो कौन सा लव तरंग होता है, तो भूकंप के दौरान पृथ्वी के क्षैतिज विस्थापन का कारण बनने वाली भूकंपीय तरंगों को लव तरंगे कहते हैं। देखिए जब भूकंप आता है ना तो क्षैतिज जो तरंग जो स्थापित होता है उसको लव तरंग कहते हैं। अब लव तरंग नाम कैसे रखा है, तो रेले और लव भूवैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इन्हें रेले या रिले बोल सकते हैं, रेले बोल सकते हैं, और लव तरंगे कहते हैं। मतलब इस जो वैज्ञानिक था उसके आधार पर उसका नाम रखाया गया। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। देखिए भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। इसका जो स्केल है उसी का स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। एशिया में सबसे शक्तिशाली भूकंप कब और कहाँ आया था, तो देखिए एशिया में सबसे शक्तिशाली जो भूकंप आया था 11 मार्च 2011 को जापान में लगभग 9 की तीव्रता सबसे अधिक मापा गया था, है ना। भूकंप के प्रभाव को कम करने के कुछ उपाय लिखें। देखिए भूकंप का प्रभाव को कम करने के उपाय क्या है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में इमारती लकड़ी के घर बनाए जाने चाहिए। सबसे पहले जहाँ भूकंप आता है वहाँ पर लकड़ी का घर बनाए, जिससे कि अगर गिरे भी तो ज़्यादा नुकसान ना करे। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना और जीपीएस की मदद से प्लेट हलचल का अध्ययन करना। देखिए जीपीएस जो होता है ना, तो जीपीएस से उससे जांच करते रहना चाहिए कि आखिर में किस तरह हलचल कैसे हो रहा है, तो रीजन क्या है, और अगर पहले पता चलता है तो उससे बचने का कुछ उपाय हो सकता है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को संवेदनशीलता के आधार पर मानचित्र तैयार करना और लोगों को सूचित करना तथा शिक्षित करना इत्यादि, ये सब सारे जो है भूकंप के बचने का प्रभाव का कम करने का उपाय है। नेक्स्ट है सुनामी किस देश का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए सुनामी जो है वह जापान का शब्द है। इसका अर्थ होता है भयंकर दैत्य। जापान में इसको सुनामी कहते हैं। सुनामी का अर्थ होता है भयंकर दैत्य। भारत के कुछ प्रमुख विनाशकारी भूकंप का जो है पेज नंबर आपके बुक में दिया हुआ है 167 से 68 में, तालिका से देखकर उसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। आप इसको भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली भी कह सकते हैं, और हिंदी में इधर भी लिख नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, दोनों एग्जाम में जब आएंगे तो आपको दोनों तरह से दे सकता है। नेक्स्ट है भारत में चक्रवात का समय कब से कब तक रहता है। देखिए मई से, है ना, जब चक्रवात होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्मी में जब चक्र लगा के ठंडी स्थान पर आता है तब चक्रवात आता है। तो मई जून से अक्टूबर नवंबर तक में इसका ज़्यादा मतलब समय रहता है। दक्षिण पश्चिम के किन 2 राज्यों की सीमा पर भूकंप कम आते हैं, तो देखिए कर्नाटक और उड़ीसा में जो इसका सीमा पर कम आते हैं। यहाँ तक मैं आपके ऑब्जेक्टिव और मिडिल क्वेश्चन से लेकर इससे बाहर एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता, ये सारे ऑब्जेक्टिव से ले आप इसको, इसमें 2 वीडियो बनाए गए। आप लोग पहला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो ध्यान से देख लीजिएगा, उससे नोट्स लिख लीजिएगा, और सेकंड वीडियो में इस वीडियो में आपको टोटल कवर कर लिएगा। इससे बाहर एग्जाम में कभी दे ही नहीं सकता। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मैं इतना पढ़ाया हूँ आप इसको अपने लैंग्वेज से एग्जाम में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।